नमस्कार, श्रेष्ठ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। डिफेंस टॉक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत जो लगातार ताकतवर हो रहा है, रक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। अब भारत ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को तैयार किया है, पूरी तरीके से स्वदेशी है और यह दिखा रहा है कि कितना पावरफुल भारत हो रहा है। आज इसी पर बातचीत करेंगे, क्योंकि दुनिया जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अपनी ताकत को बढ़ा रही है, उसमें भारत भी पीछे नहीं है। और जब एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का जिक्र करते हैं तो इसको लेकर काफी दिनों से तैयारी हो रही थी, परीक्षण भी हो चुका है, लेकिन अब इसे बॉर्डर एरिया पर तैनात किया जाएगा। इसी को समझने के लिए और खास बातचीत करने के लिए दो खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। फटाफट से मुलाकात आपकी करवाते हैं और शुरुआत करते हैं डिफेंस टॉक की। सबसे पहले भूषण दीवान जी हैं मेरे साथ, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका श्रेष्ठ भारत पर, आपने अपना समय निकाला। इस तरीके से एसके सिंह जी हैं। एसके सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आपने समय निकाला श्रेष्ठ भारत के लिए। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले एसके सिंह जी, मैं आपके पास ही आ रहा हूं। क्या कहेंगे, इस मिसाइल का नाम हेलिना है, यूं तो इसे ध्रुवास्त्र मिसाइल भी कहा जाता है। काफी दिनों से तैयारी चल रही थी, डीआरडीओ जद्दोजहद कर रहा था इसे बनाने की, लेकिन सफलता मिली। पिछले साल परीक्षण भी किया गया और अब यह कहा जा रहा है कि जनवरी के बाद इसको बॉर्डर एरिया पर भी तैनात किया जाएगा। कितनी बड़ी सफलता है और जो हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं उसका श्रेय आप किसे देते हैं? देखिए, ये बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत जब से ये लॉन्च किया है प्रोग्राम, उसके अंतर्गत। और देखिए, ये जो हेलेना मिसाइल है, ये है क्या? बेसिकली है ये नाग मिसाइल। नाग का ही एक वेरिएंट है, इन द सेंस कि नाग जो थी वो फायर करती थी ग्राउंड से ग्राउंड, जिसकी रेंज 500 मीटर से लेकर तकरीबन 4 किलोमीटर तक थी। अब इसी को ही ट्रायल किया गया कि अगर हेलीकॉप्टर के ऊपर माउंट करके अगर इसको हम फायर करें तो उसी का सक्सेसफुल अब जो लेटेस्ट फाइनल टेस्टिंग हो गई है, इसकी फ्लाइट टेस्टिंग और हर तरीके से टेस्टिंग हो गई है, और अब ये प्रोडक्शन एंड इंडक्शन के लिए बिल्कुल तैयार है। और इस चूंकि ये हेलीकॉप्टर से अब वही नाग मिसाइल फायर करेंगे, तो इसीलिए इसका नाम जो है हेलिना दे दिया गया है। अदरवाइज ये है वही नाग मिसाइल। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि खासतौर पर अगर आप देखें चाइना के खिलाफ, जो कि हमारा अब फ्यूचर में एक नंबर 1 दुश्मनी कह लीजिए एक तरीके से, और आर्मड फॉर्मेशन जिस प्रकार से ऑपरेट करेंगी हमारे लद्दाख एरिया में और ईस्टर्न सेक्टर में भी, तो उनको एंटी टैंक वॉरफेयर में कैपेबिलिटी में एक बहुत बड़ा जंप मिलेगा। क्योंकि ये मिसाइल जब सक्सेसफुली फायर हुई है तो टैंक टू टैंक भी फायर यूज होगी, और साथ ही में हेलीकॉप्टर्स के द्वारा इसकी रेंज जो है वो बढ़ के फिर 20 किलोमीटर तक हो जाती है। जो 500 मीटर से लेके 20 किलोमीटर, जो कि अच्छी खासी रेंज है, क्योंकि जब कॉन्टैक्ट बैटल होती है और जब टैंक टू टैंक वॉरफेयर की है तो उसमें ये रेंज काफी है और काफी कारगर होगी। दूसरी देखिए बड़ी खूबी इसकी ये है कि ये हर ऑल वेदर है और फायर एंड फॉरगेट है। एक बारी फायर कर दिया, उसके बाद उसकी तरफ उसको गाइड करने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही ये सीख करती है। टॉप अटैक भी कर सकती है टैंक के ऊपर, डायरेक्ट भी सामने से हिट कर सकती है। तो ये बहुत ही कारगर, बहुत ही अच्छा एंटी टैंक मिसाइल है। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसको बनाने की जो प्रक्रिया थी उस पर भी मैं बातचीत करूंगा, लेकिन भूषण दीवान सर से एक सवाल ले लेता हूं। भूषण दीवान सर, आपसे भी ये सवाल ले रहा हूं, क्योंकि हम देखते थे कि दूसरे देशों पे हमें निर्भर रहना पड़ता था मिसाइलों के लिए, तो खास तौर पर कि कब तकनीक हमें समझ में आएगी, कब हम दूसरे देशों से तकनीक लेंगे, उसके बाद इसे बना पाएंगे। जो पहले आयात होती थी चीजें, अब वो नहीं हो रही हैं, लेकिन उतनी नहीं हो रही हैं। अगर खास तौर पर सिर्फ मिसाइल का जिक्र करें तो मिसाइल को बनाने के लिए जो काम किया गया है वो काबिल तारीफ है। जी, मैं आपसे इत्तेफाक रखता हूं, पर मैं आपका ध्यान, आपके दर्शकों का ध्यान इस तथ्य पे केंद्रित करना चाहता हूं कि ये मिसाइल जो हमारी है, नाग मिसाइल, ये 1988 से, मतलब 35 साल हो गए हैं, ठीक है। और अभी जाके हमने IIR इंफ्रारेड गाइडेंस सिस्टम वाला मिसाइल बनाया है, ठीक है, एंटी टैंक मिसाइल बनाया है। तो बहुत अच्छा है, हमने किया है, पर बहुत डिस्टेंस, बहुत दूरी और तय करनी है। हमारी खपत, हमारी डिमांड बहुत ज्यादा है, और जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं अच्छा शुरुआत है, और हमें जल्दी से इसको स्केल अप करके और ये सोच के चलना है कि हमने एक्सपोर्ट करना है। सबसे पहले बात, हमारे काम तो आए ही। स्टिंगर मिसाइल है, दूसरी मिसाइल है, कोई शोल्डर माउंटेड है, कोई किस व्हीकल पे है, तो हमने ये लेके आगे चलेंगे। तो आपने जो एक्सपोर्ट की बात की, एक्सपोर्ट बढ़ेगा
आयात कम होगा और हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे। और ये अगर हम मिलिट्री इंडस्ट्रियल पावर बनते हैं, हम MIC जैसे यूएसए इज अ बिग मिलिट्री इंडस्ट्रियल पावर, ये शब्द जरा अच्छा नहीं लगता है, पर हर पांचवा छठा आदमी दुनिया पे पृथ्वी पर भारतीय। हम कब तक वेपन खरीदते रहेंगे? खरीद के हम 4000 किलोमीटर इधर ऑर्डर पे चीन के साथ लड़ नहीं सकते। पाकिस्तान का तो ठीक है, जो भी हाल होगा देखा जाएगा, पर ये मेन हमारा एनिमी वही है, तो हम खरीद के नहीं लड़ सकते। तो बहुत स्केल अप करने की जरूरत है, बहुत क्विकली, बहुत जल्दी, ताकि हम एक्सपोर्ट फोकस में जाएं और ये कॉस्ट, हमारा डिफेंस जो है कॉस्ट सेंटर ना बने, हमारा डिफेंस प्रॉफिट सेंटर बन जाए जी, एम्प्लॉयमेंट हो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, ये और हो रहा है आगे, अच्छी बात है। बिल्कुल सही कहा। लेकिन SK सिंह जी, मैं आपसे इसको समझना चाहूंगा, क्योंकि सिर्फ मिसाइल ही नहीं, अभी देखिए हाल ही में 155 mm आर्टिलरी गन हमने बनाई, धनुष है, कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस हैं, इतनी सारी चीजें हैं जिससे हम बना रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से इन हथियारों को हमने बनाया है और जो एक्सपोर्ट की बात भूषण दीवान सर कर रहे हैं, क्या आगे आने वाले समय में वो हो पाएगा? क्योंकि आर्टिलरी गन का जिक्र करता हूं तो 2-3 दिन पहले ही खबर आई है कि भारत उसे एक्सपोर्ट भी करेगा, दूसरे देशों को देगा। क्या ये वाकई हो सकेगा? नहीं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अभी इनिशियली जो प्रोडक्शन जो भी होगा उसकी खपत तो पहले अपनी आर्मी के अंदर ही इंडक्शन के द्वारा होगी। एक्सपोर्ट का खैर उसके बाद देखा जाएगा। लेकिन जो 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 छोटे हथियार हैं या जो छोटे वेपन सिस्टम्स हैं, उनका हम लोग एक्सपोर्ट लेवल पर भी जा सकते हैं, प्रोवाइडेड अगर हमारा प्रोडक्शन लेवल उससे मैच कर सके। यानी कि हमें जो आर्मी को जो जरूरत है, जो डिफेंस को जरूरत है, उसकी जरूरत पूरी करते हुए, और उसके बाद अगर प्रोडक्शन और बढ़ता है तो एक्सपोर्ट में भी जाएंगे। और अभी चल भी रहा है। देखिए, आप छोटे लेवल पे जितने भी हथियार हैं, चाहे वो आप मिसाइल तक आप ले लीजिए, ब्रह्मोस मिसाइल देख लीजिए, उसका एक्सपोर्ट हो रहा है। और एक्सपोर्ट की जो इनकम, जो हम लोगों को जो रेवेन्यू जो जनरेट हो रही है, देखिए अभी इस साल ही पिछले फाइनेंशियल ईयर में 15,000 करोड़ की हुई थी, और भी नेक्स्ट टारगेट जो रखा गया वो 20,000 करोड़ का है, और ये आगे आने वाले सालों में ये और भी बढ़ेगा। तो ये कहाँ से आ रहा है? ये इन्हीं सब से ही आएगा। और आत्मनिर्भर भारत जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सेट किया है कि 2047 तक हमको पूरा डेवलप्ड नेशन होना है, ये उस टारगेट को लेते हुए एक पहल है और एक कदम आगे बढ़ा है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे बड़े जितने भी इक्विपमेंट हैं, जितने भी अपने नेवी के हों चाहे एयरफोर्स के हों, ये सब जो है धीरे धीरे अपनी प्रोडक्शन के साथ अपनी रिक्वायरमेंट को मीट करते हुए साथ में एक्सपोर्ट में भी जो है भारत आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, ये तो उम्मीद है। लेकिन अगर मैं बात करूं भूषण दीवान जी आपसे, अगर ये सवाल लूं, क्योंकि जैसे हेलिना है, वैसे कई और मिसाइल हैं दूसरे देशों की, जिसको लेकर अभी पिछले दिनों चर्चा भी हुई थी। अभी हम देख रहे हैं कि युद्ध का दौर चल रहा है, रूस यूक्रेन, हमास इजराइल, ये युद्ध चल रहे हैं। ऐसे में खबर आई कि अमेरिका इस वक्त कैरियर किलर हाइपरसोनिक मिसाइल को बना रहा है। फिर हमने देखा कि अलग अलग देशों में मीटिंग भी हुई है, और पिछले दिनों तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जब मीटिंग की तो भी इसमें सूत्रों के हवाले से खबर आई कि मुद्दा उठा, जिसके बाद ये कोशिश की गई कि हाँ, कैसे मिसाइलों को अपने देश के अंदर भी बनाया जाए, बढ़ाया जाए या दूसरे देशों से लिया जाए। तो ऐसे में कितना जरूरी हो गया है? एक तरफ कंपटीशन हम देख रहे हैं, अमेरिका चीन का है, रशिया अमेरिका का है, ऐसे में भारत को कितनी जरूरत है? बहुत सख्त जरूरत है। मैं वही चीज आपसे कह रहा था जी, कि अगर हम इंपोर्ट करते रहे तो हम नहीं लड़ सकते, हमारी इकोनॉमी एकदम जीरो हो जाएगी। कितना कॉस्टली गेम है ये। और जिसे कहा जाता है जिस राजा की तिजोरी खाली होती है वो युद्ध नहीं लड़ सकता है। तो हमें खुद करना है और खुद बहुत जल्दी से करना है। मैं इसमें एक चीज कहना चाहता हूँ, मेरा खुद का अनुभव, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट उपाध्यक्ष टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का हूं मैं, आपको पता है। मैं, आप देखिए आईटी इंडस्ट्री कैसे उभरी है, अमेरिका के सपोर्ट से काफी उभरी है। जो खपत उनको थी, इंडिया से कराया उन्होंने। अब मैं ये कहता हूं, अब अमेरिका को चाहिए चीन को दबाना है उनको, ये उनका स्ट्रेटेजिक एम है। अब पुरानी बातें नहीं है, अब उनका मेन एम ये है, और उन चीन को दबाने के लिए भारत आगे आएगा। तो मैं कहता हूं अमेरिका से हमारी संधि हो, जो भी वार्ता हो, खाली एक ही चीज, भाई आप हमें वेपन्स ना दें, क्षमा करें, आप अपनी जो कंपनियां हैं, डिफेंस इंडस्ट्री है अमेरिका में, मैकडॉनल्ड डगलस, रेथियन, बोइंग, उस टाइप की यहाँ सेटअप करें, मैन्युफैक्चर हेयर। ऑफसेट तो बहुत पहले से है। ऑफसेट क्या होता है? हम इंपोर्ट करते हैं, यहाँ कंपलसरी होता है। पर हर्ष जी, कंपलसरी क्लॉज में लिखा है
अगर वो बनाना ना बनाए तो उनको ये नहीं कह सकते भाग जाओ, हम नहीं कर सकते, हमारे हाथ में पावर नहीं थी। और दूसरी बात क्या है कि ये जो हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ की बात है, जी। और सबसे बड़ी बात जो हो रही है क्या, हमने अब मैं अमेरिका की बार बार बात कह रहा हूं, अमेरिका के अंदर सारी डिफेंस प्रोडक्शन मेजॉरिटी 90% प्राइवेट सेक्टर में है, गवर्नमेंट में नहीं है। बीडीएल हमारा कर रहा है, हेलिना गवर्नमेंट में है, पीएसयू है, स्टार्ट है। तो वो जो इकोसिस्टम बना है कि प्राइवेट इंडस्ट्री को जोड़ा जाए पुरजोर तरीके से, वो भी हुआ है। तो उसके बगैर ये नहीं हो सकता है। गवर्नमेंट पाथ शो कर सकती है, रास्ता दिखा सकती है, और डीआरडीओ के साथ साथ स्टार्टअप्स वो भी कर रहे हैं। तो इस सब चीज को हमने बहुत डबल मार्च में करना है, तभी हम इसको आगे सफल हो पाएंगे। नहीं तो खरीदते खरीदते इंपोर्ट करते करते हमारी इकोनॉमी बहुत डाउन होती जाएगी, बिल्कुल, और खड़े नहीं क्योंकि हो पाएंगे। हाँ, क्योंकि तैयारी तो करनी होगी ना, और ये तैयारी हम आजादी के बाद से कर रहे हैं, जिसका असर अब देखने को मिल रहा है। और अब जो तैयारी करेंगे वो 2028 और आगे आने वाले समय में भी देखने को मिलेगा। भूषण दीवान जी, एस के सिंह जी, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, क्योंकि अगर मैं चीन का जिक्र करूं, अभी आपने लद्दाख का जिक्र किया, बॉर्डर एरिया का जिक्र किया, चीन एक नया एयरक्राफ्ट लाया, कैरियर फ्लीट, और ये कहा जा रहा है कि ये सबसे खतरनाक है, जो जापान से लेकर अमेरिका तक को प्रभावित कर सकता है। और चीन की तरफ से ग्लोबल टाइम जो है उसमें भी कई सारी बातें हवा हवाई भी कही गई, और ये कहा गया कि अगर चीन ने कोई ऐसा मसला हुआ और चीन ने इसका इस्तेमाल किया तो ये तबाह कर सकता है एक दो देशों को। क्योंकि चीन जिस तरीके से दूसरे देशों को आंख दिखाने की कोशिश करता है, वो शायद लगता है कि अब दुनिया चीन को समझ चुकी है कि सिर्फ दिखावा है। नहीं, इसको दिखावा तो खैर एक साइड है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि उनके पास वापस वाकई ताकत है उतनी कि मुकाबला अब जो है वो अमेरिका से आने वाले सालों में कर सकेगा। क्योंकि जैसा कि उन्होंने टारगेट रखा है 2032 तक वो एक सुपर पावर बनने के उस पर है, और बल्कि जी जिनपिंग तो उनसे पहले ही चाहते हैं, लेकिन उतना संभव नहीं हो पाएगा। उसके लिए उनको अपनी नेवल पावर और खासतौर पे एयर, ये दोनों चीजों पे ज्यादा तवज्जो देते हुए इस पे और उनको एक्सपेंड करना है। और जो चाइना की जो नीति है, विस्तारवादी की जो नीति है, देखिए उसमें तो कोई कमी नहीं आएगी। वो तो हर जगह थ्रू अपने बीआरआई प्रोजेक्ट के थ्रू या अदरवाइज अपने पैसिफिक ओशन में, इंडियन ओशन में अपना दबदबा पूरा चाहेगा। वो चाहेगा कि उनकी जो है फ्री मूवमेंट हो, लेकिन बाकी देशों की ना हो। और जितने भी छोटे छोटे यहाँ जो आइलैंड्स हैं, छोटे छोटे जो देश हैं, उनके ऊपर पूरा अपना अस्तित्व पूरा जमा के रखे। तो ये इस विस्तारवादी नीति को रोकने के लिए देखिए भारत की लोकेशन ऐसी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है भारत। तो उसका फायदा अमेरिका पूरा उठाएगा। और जैसे कि भूषण जी ने भी कहा कि भाई आपको बनाना हथियार, आप यहाँ आके हमारे बनाइए। हमारी अपनी पॉलिसी है मेक इन इंडिया वाली, तो उसमें जॉब्स तो खैर मिलती है, साथ में हम लोगों का हम लोगों की इकोनॉमी में उसमें डेवलपमेंट होगा। और अपने ही देश में जब हथियार बने हुए उसकी इस्तेमाल, उसके ऊपर ज्यादा भरोसा रहेगा बनिस्बत विदेशी। दूसरा एक चीज और मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा, देखिए कोई भी जब जंग होती है आगे, कहीं ना कहीं सैंक्शंस सबसे पहले जो है लगने का खतरा हर वक्त रहता है। रशिया यूक्रेन युद्ध में देख लीजिए यही चीज हुआ था। तो अगर ऐसी कोई नौबत आई, अगर ये सैंक्शंस लगेंगे और हम इंपोर्ट के ऊपर निर्भर रहेंगे, तो हम लोग फिर कैसे जंग लड़ेंगे। उसके लिए बहुत जरूरी है कि आत्मनिर्भर होना। ये जितने भी हथियार हैं, छोटे से लेकर बड़े से बड़े, चाहे वो नेवी हो, एयरफोर्स हो, आर्मी हो, ये सारे हथियार ओवर पीरियड ऑफ टाइम अपने देश में ही बनने चाहिए। एक्सपोर्ट होना एक वो अलग चीज है, लेकिन ये अगर हथियार और ये वेपन सिस्टम ये सारे अपने ही देश में बनेंगे, तो एक भारत एक शक्तिशाली देश के रूप में अपने को प्रोजेक्ट कर सकेगा। बिल्कुल, क्योंकि अब तो 75% चीज़ें कहीं ना कहीं भारत के अंदर बनने लगी हैं सर। जो पहले 40% होता था, 20% होता था, अब 75 हो रहा है। तो हम देखेंगे कि अगले 5 साल में जो टारगेट रखा गया है वो 85 to 90 भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है। भूषण दीवान जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि जहां तक पावरफुल देशों की लड़ाई है, सबसे पावरफुल बनने की, जैसा अभी एस के सिंह जी ने चीन का जिक्र किया, अमेरिका नहीं चाहता कि चीन आगे बढ़ जाए, चीन चाहता है कि अमेरिका से मैं आगे बढ़ जाऊं। और ये जो लड़ाई हो रही है, इसमें हम देख रहे हैं कि भारत को थोड़ा सा फायदा हो रहा है, भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रही है, अमेरिका के नजदीक जा रहा है। तो इन सब में भारत का किस तरीके से आप फायदा देख रहे हैं? क्योंकि आत्मनिर्भर तो हम हो ही रहे हैं, लेकिन जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है वो भी बड़ा कमाल कर रही है। अजीत जी, बहुत अच्छा आपने कहा। ये भारत के लिए बहुत बढ़िया समय है, और ये नहीं है कि हमने अमेरिका की तरफ क्लोज जा रहे हैं, रूस को छोड़ देंगे।
हम इतनी बड़ी मार्केट हैं और चीन जो है दुनिया का ट्रस्ट खो चुका है, विश्वास खो चुका है। तो चाहे डिफेंस सेक्टर हो, चाहे नॉन डिफेंस सेक्टर, इकोनॉमिक नॉर्मल इकोनॉमिक सेक्टर, नॉन डिफेंस सेक्टर हो, मेरी समझ में चाहे रूस हो चाहे अमेरिका हो, हम तो जुड़ना चाहेंगे। तो ये आइदर और सिचुएशन नहीं है, यहाँ यहाँ इससे शादी करो उससे शादी करो, मल्टीपोलर वर्ल्ड है, हम सबके साथ है। तो वो हमारे पास लिवरेज आई है। क्यों आई है? रूस भी हमें छोड़ना नहीं चाहेगा, त्याग नहीं करना चाहेगा। अंदर से अंदरूनी बात तो सबको पता है, रूस भी चीन से कमजोर है, रूस भी चीन से डरता है। तो हमको साथ रखेगा तो चीन को दबाने का उनके हाथ में एक स्विच रहता है। अमेरिका भी अकेला, जो उसका एक छत्र राज, 700-800 मिलिट्री बेसिस अमेरिका की ऑल ओवर वर्ल्ड है और चीन के 7-8 हैं। तो चीन जो है एक छत्र राज अमेरिका को चैलेंज करने का जो 50 साल से उभरा है और उभर रहा है, बड़ी तेजी से उभर रहा है। तो वो जो है वो भी हमारे साथ रहेंगे। क्यों? हम बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं करेंगे। अभी 2 साल पहले 3 साल पहले अमेरिकन फोर्सेस अफगानिस्तान से विड्रॉ हुई, उन्होंने इंडिया से कहा बूट्स ऑन द ग्राउंड, अपने फौजी भेज दें। हम फौजी नहीं भेजेंगे, पर आपको पता है हमारी वॉरशिप्स का मतलब यही है, दुनिया में कहीं जा सकती है हमारी वॉरशिप्स। चाइना को चेकमेट करने के लिए मलाक्का स्टेट्स, साउथ चाइना सी वहां जा सकती हैं। और एक बात आपने जो कही, बहुत, मैं हमारी उपलब्धियों को बिल्कुल बौना नहीं कर रहा हूं, और नेवी तो और सब जानते हैं बहुत तरीके से बड़ी कुछ डेवलपमेंट शिप्स का भी हो रहा है। और आप देखिए आज चाइनीज नेवल फ्लीट, उसके क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ शिप्स, वॉरशिप्स अमेरिका से ज्यादा है। और दूसरी बात, 3-4 साल में वो नया एक कैरियर बना देते हैं। तो हमने बेंचमार्क करना है। कहते हैं अगर आपने अपना पत्थर पेड़ के ऊपर जाना चाहिए तो चांद की सोच हमें चांद पे पत्थर मारना है, तो कम से कम पेड़ पे तो आएगा। तो ये हमें बहुत तरीके जल्दी से करना है। ये प्रायोरिटी क्या है? ये प्रायोरिटी ये नहीं है कि नौकरियां में बड़ी मिलेगी, इसमें डेवलपमेंट बड़ी होगी, ये इंपॉर्टेंस। और ये ना कोई कहे, मैं बड़े पॉलिटिकल नेता को मिला था, कहते नहीं मैं तो पीसवादी हूँ, शांति दूत हूँ। मैंने यही तो, मैं भी शांति दूत हूँ। शांति चाहते हैं तो मजबूती के बगैर शांति नहीं होगी। और मजबूती क्या है? फौज मली में बहुत मजबूत है, गलवान में दांत खट्टे कर दिए चीन के, आगे भी कर रहे हैं। पर मजबूती ये है कि हमारे को बिना ब्लीडिंग, बिना पुअर होते हुए खुद ब खुद कैपेबिलिटी बिल्डिंग, डिफेंस इंडस्ट्री कैपेबिलिटी बिल्डिंग ये हो। और ये जो जल साहब ने कहा, ये बात जब टाइम आता है, अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं, लड़ाई के टाइम स्पेस नहीं देते जी। और हम क्या कहीं के नहीं रह जाएंगे। तो ये बड़ी जरूरी, सबसे बड़ी बात ये है कि क्विक मार्च में होना चाहिए काम, बहुत जल्दी। और इंडस्ट्री, अभी डिफेंस इंडस्ट्री कॉरिडोर लखनऊ में है, यूपी में है, इंडस्ट्रियल डिफेंस इंडस्ट्री कॉरिडोर तमिलनाडु में है। कई बने और जल्दी से बने। नहीं, तिरुवनंतपुरम में तो हम देख भी रहे हैं कि कैसे इक्विपमेंट का निर्माण हो रहा है। लेकिन जिस तरीके से आपने कहा वैश्विक बाजार, क्योंकि मजबूती की जब बात आती है भूषण दीवान सर, ऐसा नहीं है कि मजबूत हम पहले भी नहीं थे। जब वॉर हुए 62, 67, 71 ये सब वॉर हुए तो हम मजबूत पहले भी थे, लेकिन उसे हम समझ नहीं पा रहे थे। एसके सिंह जी, क्या वाकई ऐसा हो रहा था जैसे विश्व बाजार की बात की कि भारत सबसे बड़ा बाजार है, रक्षा क्षेत्र में भी सबकी नजर भारत पर है कि भारत क्या बना रहा है, कौन से पार्ट बना रहा है, वो दुनिया के किस तरीके से काम आ सकता है। लेकिन भारत जो बना रहा है, सबसे पहले भारतीय सेना को उसकी जरूरत होगी, दुनिया को हम बाद में देंगे, लेकिन भारत सबसे पहले इसका इस्तेमाल करे। लेकिन अब क्या भारत समझ गया है कि वो सबसे बड़ा बाजार है हर क्षेत्र में, रक्षा क्षेत्र में भी? हाँ, नहीं बिल्कुल। देखिए भारत जो था, अब आप अगर देखें 1947 से जब से हम लोग आज़ाद हुए हैं, हर चीज़ तो हम लोगों ने इंपोर्ट करी है। स्मॉल आर्म्स वेपन तक हम लोग नहीं बना पाए। अब ऑफ कोर्स उसके बाद लेटर पीरियड में पिछले दशक के आखिरी समय में भी इंसास आई, जैसे वेपन सिस्टम आया। उससे पहले ये सब हम लोग इंपोर्ट करते थे, छोटी से छोटी चीज़ें इंपोर्ट करते थे। अब जो है वो चीज़ें धीरे धीरे अब प्रोडक्शन लेवल पर हम लोग आए हैं। और ये कैसे संभव हुआ है? एक तो प्राइवेट इंडस्ट्रीज का आना, साथ में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, जो रशिया से, खासतौर पर हम लोग रशिया के ऊपर, एक ही देश के ऊपर ज्यादा निर्भर हुआ करते थे। तकरीबन 80% हम लोग इंपोर्ट करते थे, पूरे हथियार बड़े से लेके छोटे तक फ्रॉम रशिया, और सारी निर्भरता उस पर रहती थी। और जो जोर अब जो दिया गया है पिछले 10 साल में, अगर मैं कहता हूं कि यही चीज पिछले 20-30 साल तक पहले अगर हम लोग जागे होते तो आज हम लोग प्रॉपर आत्मनिर्भर हो चुके होते। कोई चीज की हमको जरूरत नहीं होती बाहर से इंपोर्ट करने की। लेकिन कोई बात नहीं, हम देर आए हैं दुरुस्त आए हैं। लेकिन अब जो है जिस तरीके से जो रफ्तार अब हम लोगों ने पकड़ी है,
ये काफी अच्छी है और इसको और भी रफ्तार आगे बढ़ानी है। क्योंकि अब आप देख लीजिए नेवल की प्रोडक्शन देखिए, तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो प्रोडक्शन लेवल पर आ चुका है। अब लेकिन कितना वक्त लगता है, 6 साल 7 साल 8 साल लग जाते हैं। वहीं पर चाइना जो है 3 से 4 साल में बना देता है। तो हमको इसको प्रोडक्शन लेवल को अपने और बढ़ाना होगा, क्योंकि जो खतरा है हमें बियॉन्ड 2030 या 2032 के हम लोग आगे नहीं जा सकते हैं। हमको हर रूप से आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही, देर आए दुरुस्त आए वाली बात बहुत अच्छी लगी, क्योंकि वाकई जो पहले हो रहा था और जो अब हो रहा है उसमें काफी डिफरेंस है। भूषण दीवान सर, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि हम देख रहे हैं कि स्थितियां बदली हैं और जो इस वक्त सिनेरियो चल रहा है, अगर मैं सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात करूं तो अब डीआरडीओ का पिछले दिनों हमने एक ट्वीट भी देखा, जब डीआरडीओ ने कहा कि वो इंजीनियर्स जो बाहर की कंट्री में काम कर रहे हैं वो यहां पे भी आए, उन्हें अच्छा मौका मिलेगा डिफेंस सेक्टर में। ये ट्वीट भी किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अपील भी थी। अगर मैं टेक्नोलॉजी का जिक्र करूं तो खासतौर पर हम तिरुवनंतपुरम में देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं किस तरीके से टेक्नोलॉजी को बढ़ाया जा रहा है। जो दूसरे देशों से हम टेक्नोलॉजी ले रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं ट्रांसफर हो रही है। तो क्या इसके सहारे भी हम और मजबूत होंगे? अवश्य होंगे हर्ष जी। पर मैं ही कहता, मुझे गाना याद आ रहा है कि पुराना पिक्चरों का गाना था, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है और आगे आगे थोड़े में गुजारा होता है जी। ये थोड़े में गुजारा वाली बात अगर हमारी हुई ना तो हम दुनिया में खड़े नहीं हो पाएंगे। हमारा पोजीशन जो है, अगर चीन हमारी आबादी जितना है और चीन हमसे आगे निकला है, हम $3 ट्रिलियन $4 ट्रिलियन पे हैं, वो 15-16 पे है, और वो 85 के पहले अगर आप देखें चीन हमसे पिछड़ा हुआ था। तो ये अगर थोड़े में गुजारा होता, हमारा माइंडसेट नहीं बदला, दुनिया में सबसे बड़े हैं तो सबसे बड़े हर चीज होना पड़ेगा। सॉफ्ट पावर ठीक है, योगा ठीक है, संस्कृति ठीक है, पर हार्ड पावर में तभी हमें मौका मिलेगा सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप का। तो ये हमें बहुत जल्दी करना पड़ेगा। और सवाल ये है कि ये अवेयरनेस, और ये लॉस मेकिंग चीज नहीं है, इसके अंदर पैसा लगाना, इसके अंदर पूरा दम लगाना। मैं तो कहता हूँ सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ, डिफेंस इंडस्ट्री के पीछे पड़ जाए हम। और ये आप कह रहे हैं हर्ष जी, ये मैंने डीआरडीओ में सर्व किया है और मैं पूना में था 80 में, एमटेक जाने के बाद आईआईटी गिरिनगर में साहब डीआरडीओ डिफेंस एडवाइजर थे। ये तब से स्कीम चल रही है कि जो टेक्निकली कॉम्पिटेंट पीपल हैं, स्कॉलर्स हमारे हैं, इनवाइट द ब्रेन बैक टू इंडिया। कब से मैं 80 की बात कर रहा हूँ, 50 साल हो गए। तो हमारा वी हैव टू एग्जीक्यूशन, गेट अवर एक्ट टुगेदर वेरी क्विकली। और कॉम्पिटेंस कमी नहीं है। आपको मालूम कल्याणी जी की जो भारत फोर्ज है, ऑडी, मारुति, ये मर्सिडीज, सब कारों के इंजन, सिलेंडर ब्लॉक, फोर्जिंग, इतनी अच्छी मेटलिक टेक्नोलॉजी है। वही मेटलिक टेक्नोलॉजी आती है गन्स बनाने को, वो वहां जर्मनी तक को एक्सपोर्ट करते हैं। जर्मनी की इतनी हाई क्वालिटी है, वो लेंगे नहीं, सारा माल हमसे ले रहे हैं। तो और उन्होंने गन बनाई है भारत फोर्ज ने। तो जो चीज हम बना सकते हैं, सवाल ये है हमारा समन्वय, कोऑर्डिनेशन कहीं मार खा रहा है और जो फुल स्केल में नहीं किया गया। बाकी स्पोर्ट मिनिस्ट्री, कल्चर मिनिस्ट्री, ये बहुत जरूरी फोकस है। ये नॉट बिकॉज आई एम ए डिफेंस ऑफिसर, ये कंट्री के लिए है और कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। ये बटर वर्सेस गन नहीं है। पहले कहावत होती, अरे गरीब देश है, खाना खाएगा कि बंदूक में खर्चा कर देगा। ये बटर वर्सेस गन वाली बात नहीं है। इसमें हमको जाना पड़ेगा, इसमें बटर भी है और स्ट्रेंथ भी है। नहीं, थोड़ा सा तो इसमें भी हम देख रहे हैं ना, क्योंकि भारत की जो लीडरशिप वाली स्थिति है वो कहीं ना कहीं भारत को आगे बढ़ा रही है। एसके सिंह जी, मैं अब लीडरशिप पे आता हूं, क्योंकि रक्षा क्षेत्र में तो हम देख रहे हैं कि हम बढ़ रहे हैं, लेकिन वो लीडरशिप से नजरिया थोड़ा बदला है। अभी रशिया यूक्रेन का युद्ध हुआ तो हमने देखा कि किस तरीके से बैलेंस वाली स्थिति भारत की रही। उसके बाद हमने देखा कि जब हमास इजराइल का युद्ध हुआ तो भी एक बैलेंस वाली स्थिति बनाने की कोशिश भारत ने पूरी तरीके से की। तो ये जो लीडरशिप वाली सिचुएशन हम बना रहे हैं, जो इमेज हम दिखा रहे हैं, क्या वो हमें आगे आने वाले समय के लिए काम आने वाला है? क्योंकि कोई भी कंट्री, छोटी हो या बड़ी कंट्री, अब भारत को उस नजरिए से नहीं देखती जो पहले देखती थी, कि जब अमेरिका ही हमें इक्विपमेंट नहीं देता था, रक्षा उपकरण नहीं देता था, लेकिन अब कहता है कि भैया आप जो मांगे वो ले लीजिए। निश्चित रूप से इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप पिछले 8-10 साल से अगर आप देखें जो छवि भारत की रही है पूरे विश्व में, देखिए आज भारत हर देश के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं, चाहे वो मुस्लिम राष्ट्र ले लीजिए या कोई भी आप देश ले लीजिए, 193 कंट्रीज से, सबके साथ हमारे संबंध अच्छे हैं और हम किसी के साथ
नहीं चाहते, क्योंकि ये वसुधैव कुटुंबकम को जो हम इस धारणा को जब हम लेके चलते हैं तो हम पूरे विश्व को एक फैमिली मानते हैं। जहां पर एक फैमिली की बात होती है तो रिश्ते सबके साथ होने अच्छे हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि कोई हमको आंख दिखाए और मतलब पीछे पीठ में जो है छुरा घोंपे। वो चीज जो है भारत को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। देखिए, एक देश के लिए 3 स्तंभ जो हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं। ये सबसे पहला स्तंभ है उसकी इकोनॉमी। उसकी इकोनॉमी होनी बहुत ज़रूरी है, जो कि अभी हम लोग काफ़ी रफ्तार पकड़ रहे हैं इकोनॉमी में भी। अभी तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी 1-2 साल में हम लोग पहुंच ही जाएंगे, और लेकिन हम लोग वहीं पर नहीं रुक रहे हैं। हम लोग 30 ट्रिलियन इकोनॉमी की हम बात करते हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि उनकी सैन्य सुरक्षा, यानी कि आर्म्ड फोर्सेस होना स्ट्रांग बहुत ज़रूरी है अगर आप अपना देश को सुरक्षित चाहते हैं और आसानी से आप आज़ादी के साथ घूम सकें इस देश में। तीसरी सबसे बड़ी चीज़ है वो है ये जो अपने जो गुरु की शिक्षा, यानी कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे, टीचिंग जो गुरुज हैं हमारे, अगर ये 3 हमारे स्तंभ मजबूत हैं तो इस देश का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो हमारे ऊपर अभी प्रेशर बाहर से काफ़ी है, लेकिन जिस तरीके की छवि जो रही है मोदी जी के अंडर में, और उसका लोहा सबने माना है, उसी के कारण है वही एक विवशता एक तरीके से क्रिएट हो गई है। अमेरिका हो और बड़े बड़े देश हों कि वो अब भारत को ज्यादा प्रेशर नहीं डालते हैं कि नहीं आप ये स्ट्रीमलाइन और या यही लाइन फॉलो करिए। तो ये सब नतीजा ये पहले देखने को नहीं मिलता था। पहले हम लोग लाइन टो करा करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। एक भारत की अपनी छवि है, हमारी अपनी से है पूरे विश्व। अब एक सवाल अमेरिका को लेकर लेता हूं। एस के सिंह जी, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि अमेरिका ने कभी भी, चाहे प्रथम विश्व युद्ध हो, द्वितीय विश्व युद्ध हो, या कभी भी कोई भी युद्ध रहा हो, बिना फायदे के किसी के लिए कुछ नहीं किया। इंडिया की बात करता हूं तो इंडिया अब अमेरिका के काफी नजदीक है। अमेरिका क्या सोच रहा है इंडिया के बारे में? इंडिया अमेरिका के बारे में क्या सोच रहा है? क्या रक्षा क्षेत्र की जब मैं बात करता हूं तो रक्षा क्षेत्र में अपने फायदे के लिए ही वो भारत का साथ दे रहा है? क्या आपको इसमें लग रहा है? भरोसा नहीं किया जा सकता है। वो अपने मतलब के सिवाय कोई नहीं देखता है, अपना पर्सनल गेन उसमें कहां तक हो रहा है। भारत की तरफ क्यों झुकाव है? क्योंकि भारत का जो आर्म्स इंडस्ट्री है, जो डिफेंस इंडस्ट्री है, डिफेंस की जो रिक्वायरमेंट है, वो चाहता है कि उसमें हम लोग उनसे हथियार खरीदें। कहीं ना कहीं वो अपना मार्केट देख रहा है। और साथ में ऑफ कोर्स चाइना का एक फैक्टर है कि जब से ये चाइना ने आग दिखाना शुरू किया है, उसे लगता है कि एक भारत ही एक ऐसा देश है एशिया में जो कि चाइना के उसका सपोर्ट लेके चाइना के खिलाफ ये जरूर एक्शन ले सकता है। तो अगर आप ये देखें तो मैं यही बतला रहा था कि अमेरिका, आप देखिए यूक्रेन में क्या हुआ जी, पहले साथ दिया, अपने पूरी बिलियंस ऑफ इक्विपमेंट जो है आर्म सप्लाई वहां पर की गई। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, हाथ खींचा जा रहा है। अब ये भी बोला जा रहा है कि नहीं, यूक्रेन जो है यूरोपियन यूनियन भी नहीं ज्वाइन कर सकता है। यूरोपीय नेटो तो बहुत दूर की बात होगी। तो यानी कि उनको इस्तेमाल किया पपेट की तरह और छोड़ दिया। वही चीज आप पाकिस्तान में देख लीजिए, हर जहां जहां उन्होंने कदम रखे, जहां जहां उनके रिश्ते रहे। तो ये जो नीति है अमेरिका की, इसके लिए भारत को चौकन्ना रहना पड़ेगा। और मोदी जी ये सब जानते हैं, इनकी ये नीतियों को बहुत अच्छे से समझते हैं। उसी के अंतर्गत देखिए उन्होंने बड़ी चालाकी से, बड़े अपने दोस्ताना संबंध के कारण ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी पहली बार अमेरिका से हुई है। नहीं तो ये लोग कभी नहीं करते हैं ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि हुई है। और इंजन को लेकर, क्योंकि हम लोग इंजन और मेटलर्जी के क्षेत्र में थोड़े से वीक थे, लेकिन अब जब से ये ट्रांसफर टेक्नोलॉजी आई है, इंजन का ये हमें वो मिला है बनाने का, प्रोडक्शन एंड सब लोग आके यहाँ बनाएंगे, उससे भारत जो है बहुत 10 कदम आगे जाएगा। और ये कहीं ना कहीं बात इस देश में जरूर रहेगी, मोदी जी के दिमाग में जरूर रहेगी कि अमेरिका कभी भी अपने पैर खींच सकता है, अपना साथ जो है वो छोड़ सकता है। उसके लिए हमें आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि इतिहास गवाह रहा है ना, जो चीजें दिखती हैं वो कहीं ना कहीं भूली भी जाती हैं। सर भूषण दीवान जी, इसी से जुड़ा हुआ आपसे भी सवाल ले रहा हूं, क्योंकि विश्व का बनिया कहीं ना कहीं अमेरिका को कहा जाता है, और ये बनिया जब कुछ वसूलने पर आता है तो सब चीजें ले लेता है, बिना फायदे को कुछ नहीं करता। और रक्षा क्षेत्र में भी यही करता है हमेशा। सर जो तस्वीर बयां होती है, इतिहास गवाह रहा है, जैसे मैंने एस के सिंह साहब के साथ कहा। आप क्या कहेंगे इस पे? मैं बिल्कुल सहमत हूं इस बात से। आप तो कहते हैं कि वो फायदा ढूंढता है वॉर में, और हम जानते हैं वो फायदे के लिए वॉर भी कराता है। यूक्रेन रशिया वॉर कराता है। क्यों? अभी देखिए
मेरी लिविंग लैब हो गई कहाँ, यूक्रेन में। सारे नए नए वेपन्स वहां टेस्ट हो गए, प्रूव कर दिए। अब मेरा बिजनेस बढ़ेगा। आप पिछले साल या उसके पिछले साल डिफेंस एक्सपो होनी थी इंडिया में, वो कैंसिल हो गई। हालांकि कोरोना के आसपास का टाइम था, कोरोना खत्म हो रहा था। क्यों? सारी कंपनियां बड़ी बड़ी अरे कह रही काय को यहाँ पे डिफेंस एक्सपो में आए, हम तो वहां पे अपने इतना ऑर्डर बुक फुल है मेरी वेपन्स की। वो तो कराता है भाई, चोर को बोलो चोरी कर, सिपाही को बोलो पकड़ ले। वही चीज पाकिस्तान को भी दे दो, इंडिया को भी दे दो, लड़ाई करा दो, ताकि उनकी पूरी इकोनॉमी डिफेंस वेपन्स इंडस्ट्री सेंटर्ड इकोनॉमी है। मैं फिर से कह रहा हूँ, डिफेंस इंडस्ट्री कॉरिडोर जो मैंने शुरू में कहा और बार बार कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कहता कि हमारी इकोनॉमी पूरी डिफेंस इंडस्ट्री कॉरिडोर हो जाए। अगर उनकी डिफेंस इंडस्ट्री चलती रहनी है तो कहीं ना कहीं युद्ध होना चाहिए, ये उनका काम है। और 700-800 बेसेस पूरे वर्ल्ड में है, उनको रखना, पैसा कहां से आएगा? अफगानिस्तान से निकले हैं, कहते हैं हमने $3 ट्रिलियन अफगानिस्तान में खर्च किया है। पूछो कैसे? इंडिया ने तो डैम बनवाया, लाइब्रेरी बनाई, पार्लियामेंट बनवाई, सड़कें बनवाई अफगानिस्तान के लिए। तुमने क्या किया? उनको वेपन्स दिए और वेपन्स का बिल बना दिया $3 ट्रिलियन। तुम्हारी आर्म्स फैक्ट्रीज को चलते रहे उनके पहिए, ये आप ये करा रहे हैं। तो ये हमारा कल्चर नहीं है और ये दुनिया मान रही है, इसको, इस चीज को समझ रही है दुनिया। माने अफ्रीका नई सेंचुरी इज अ कॉन्टिनेंटल नेक्स्ट सेंचुरी, साउथ अमेरिका पूरी दुनिया में देख रही है। इसको हमें इनकैश करने का बहुत बढ़िया गोल्डन आवर है ये हमारे लिए। बिल्कुल, क्योंकि अब भारत समझ चुका है सर कि कौन बनिया है, कौन दुश्मन है, कौन क्या है। जो पहले सिचुएशन नहीं थी, लेकिन अब 2023 में बहुत सारी सिचुएशन बदल गई है। वही हम देख रहे हैं कि किस तरीके से भारत आत्मनिर्भर हो रहा है और भारत जानता है कि अगर आत्मनिर्भर हम नहीं बनेंगे तो आगे आने वाले समय में भारत को परेशानी हो सकती है, और रक्षा क्षेत्र में इसलिए कदम को आगे बढ़ाया जा रहा है। भूषण दीवान जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला, आप हमारे साथ जुड़े। एसके सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला, डिफेंस टॉक पर आप हमारे साथ जुड़े। फिर जरूर मुलाकात होगी, हम नए मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो खास मेहमान जो समझा रहे थे कि आत्मनिर्भर भारत किस तरीके से आगे बढ़ रहा है और रक्षा क्षेत्र में इतना आगे बढ़ रहा है कि आगे आने वाले समय में दुनिया में सबसे मजबूत भारत होगा और दुनिया में भारत का डंका बजेगा। खैर, डिफेंस टॉक में ऐसी बातें हम आपको बताते रहेंगे कि कैसे भारत रक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और स्वदेशी तरीके से वो चीजें बना रहा है जो दुनिया बना तो रही है, लेकिन भारत उसको और बेहतर तरीके से बना रहा है, जिसे दुनिया देख भी रही है, समझ भी रही है और भारत बता भी रहा है कि आगे आने वाले समय में भारत कितना और मजबूत होने वाला है। फिलहाल अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी डिफेंस टॉक में। अभी के लिए बस इतना ही। श्रेष्ठ भारत आप देखते रहिए। बाकी खबरों के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।